नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्व G20 शिखर सम्मेलन की उत्सुकता से कर रहा है इंतजार। सम्मेलन शनिवार से नई दिल्ली में हो रहा है शुरू। विश्व के नेता इस सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा जलवायु संकट पर गंभीरता से करेंगे विचार विमर्श। प्रधानमंत्री ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम है G20 का मूल मंत्र। अखबारों में लिखे लेख में ग्लोबल साउथ, जलवायु परिवर्तन समेत दूसरे मुद्दों पर रखे विचार। कहा, जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती। मोटा अनाज से मिल सकती है मदद। श्री अन्न क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी दे रहा है बढ़ावा। भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मजबूत साझेदारी, निवेश वृद्धि और जिम्मेदारी साझा करने पर दिया बल। कहा, मंत्रालय ने NCAP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल प्राण भी किया है लॉन्च। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर पहले स्थान पर, इसके बाद आगरा और ठाणे। मौसम विभाग ने कहा, देश के उत्तरी प्रायद्वीपीय, मध्य और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहेगा मानसून। ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश का अनुमान। पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी भारी बारिश के आसार। खबरें विस्तार से। विश्व G20 शिखर सम्मेलन की उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। ये सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसमें विश्व के अग्रणी 20 देशों के नेता आर्थिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विश्व के नेता इस सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु संकट और बहुआयामी विकास बैंकों की क्षमताओं पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, G20 का महोत्सव शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने जो एजेंडा दिया है वो G20 की बैठक का आदर्श नमूना है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन का नारा दिया। ये देश के लिए बेहद प्रतिष्ठा की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जो एजेंडा दिया है वो दुनिया में अभी तक की G20 की बैठक का सबसे आदर्श नमूना है। ये वसुधैव कुटुंबकम का स्लोगन है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। सामान्यतः लोग एक बिंदु पर बात करते थे, अब एक नया विजन के साथ हमने अपना काम किया। G20 का ये जो प्रयोग है, ये इसने दुनिया में भारत की साख को ऊपर उठाया है। हमारी सांस्कृतिक विरासतों पर लोग फोकस हुए हैं, उनने उसे देखने की कोशिश की है। वो चाहे खान पान हो, चाहे वेशभूषा हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक विरासतें हों, चाहे हमारी प्रगति हो, चाहे हमारा परिश्रम हो, चाहे हमारे स्वागत सम्मान करने का तरीका हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन पर समाचार पत्रों में आलेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की अध्यक्षता में मानव केंद्रित प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्वीकरण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन पर समाचार पत्रों में अपने आलेख की शुरुआत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ की है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत की आत्मा के साथ जुड़ा है और भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ये भाव स्पष्ट नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान यह विचार मानव केंद्रित प्रगति के आह्वान के रूप में प्रकट हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद विश्व व्यवस्था में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पहला, इसका एहसास बढ़ रहा कि दुनिया के GDP केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, दुनिया ग्लोबल सप्लाई चेन में सुदृढ़ता और विश्वसनीयता के महत्व को पहचान रही है। तीसरा, वैश्विक संस्थानों में सुधार के माध्यम से बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान सामने है। G20 की हमारी अध्यक्षता ने इन बदलावों में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने भारत द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन का जिक्र करते हुए कहा, भारत की अध्यक्षता के तहत की गई सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक रचनात्मक कार्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने भारत की पहल लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि तकनीक का लाभ उठाकर भारत ने असमानता को कम करने का काम किया है।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि G20 के माध्यम से हम विकासशील देशों को DPI अपनाने में मदद करेंगे ताकि वे समावेशी विकास की ताकत हासिल कर सकें। अपने आलेख में उन्होंने कहा कि भारत अपनी G20 की अध्यक्षता में जेंडर डिजिटल डिवाइड को पाटने, लेबर फोर्स में भागीदारी के अंतर को कम करने और निर्णय लेने में महिलाओं की बड़ी भूमिका को सक्षम बनाने पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने आलेख के अंत में उम्मीद जताई कि G20 के सदस्य देश भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में यह सुनिश्चित किया कि हर आवाज सुनी जाए और हर देश अपना योगदान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम मोदी ने आलेख में लिखा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पाबंदियों वाले रवैये को बदलना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए से हटकर क्या किया जा सकता है वाली सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें एक रचनात्मक कार्य संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक टिकाऊ और सुदृढ़ ब्लू इकोनॉमी के लिए चेन्नई HLP हमारे महासागरों को स्वस्थ रखने में जुटी है। ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर के साथ हमारी अध्यक्षता में स्वच्छ एवं ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित एक ग्लोबल इकोसिस्टम तैयार होगा। वर्ष 2015 में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शुभारंभ किया था। अब ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के माध्यम से हम दुनिया को एनर्जी ट्रांजिशन के योग्य बनाने में सहयोग करेंगे। इससे सर्कुलर इकोनॉमी का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। क्लाइमेट एक्शन को लोकतांत्रिक स्वरूप देना इस आंदोलन को गति प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस प्रकार लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर रोजमर्रा के निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार वे इस धरती की सेहत पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर अपनी जीवन शैली तय कर सकते हैं। जैसे योग वैश्विक जन आंदोलन बन गया है, उसी तरह हम लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। इससे निपटने में मोटा अनाज या श्री अन्न से बड़ी मदद मिल सकती है। श्री अन्न क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे रहा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के दौरान हमने श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत इंदौर पहले स्थान पर रहा। इसके बाद आगरा और ठाणे का स्थान रहा। हमारी श्रेणी में अमरावती को पहला स्थान मिला, जिसके बाद मुरादाबाद और गुंटूर ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसी तरह तीसरी श्रेणी के लिए परवाणु ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद कालाम और अंगुल ने दूसरा स्थान हासिल किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NCAP के अंतर्गत मंत्रालय ने NCAP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पोर्टल प्राण भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल में शहरों, राज्यों और लाइन मंत्रालयों की कार्य योजनाओं को प्रतिबिंबित किया जाएगा और उनके कार्यान्वयन की स्थिति के लिए निगरानी की जाएगी। और बढ़ती महंगाई और खाद्य सुरक्षा दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। साल 2011 में शुरू हुए एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप का मकसद वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए एक एक्शन प्लान पर काम करना था। G20 के इतिहास में पहली बार भारत की पहल पर G20 के कृषि मंत्री खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमत हुए। वर्किंग ग्रुप की बैठक में 2 दस्तावेजों को स्वीकार किया गया। एक रिपोर्ट। G20 की अध्यक्षता मिलने के साथ ही भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी वर्षों पुरानी विरासत को दुनिया के साथ साझा कर उनके लिए समृद्धि के रास्ते खोलने का प्रयास किया। शेरपा ट्रैक वर्किंग ग्रुप, फाइनेंस ट्रैक वर्क स्ट्रीम, एंगेजमेंट ग्रुप और इनिशिएटिव्स ने ठोस बातचीत के जरिए वैश्विक विकास की गति को दिशा देने का काम किया। समावेशी विकास, बहुपक्षवाद और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के साथ साथ खाद्य, ईंधन और उर्वरक, पर्यटन और संस्कृति के प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। साथ ही कृषि, व्यापार और निवेश, रोजगार, भ्रष्टाचार विरोध, पर्यटन और संस्कृति से जुड़े विषयों पर भी भारत की प्राथमिकताओं को प्रतिनिधियों के सामने रखा गया। G20 के मंच पर भारत ने अपनी अध्यक्षता में वैश्विक कल्याण की व्यापक सोच को सभी चर्चाओं में मुखरता से शामिल किया। विश्व में बढ़ती महंगाई और खाद्य असुरक्षा के बड़े संकट के बीच खाद्य सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। चर्चाओं में सीमांत किसानों पर केंद्रित सतत और समावेशी खाद्य प्रणाली तैयार करने के तरीके खोजने और वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के तरीके ढूंढने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद G20 के इतिहास में पहली बार
भारत की पहल पर G20 के कृषि मंत्री खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर सहमत हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और अन्य प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल पर भी दस्तावेज स्वीकृत हुआ। वर्किंग ग्रुप की बैठक में G20 देश एक साथ कई मुद्दों पर सहमत हुए। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन में कमी का समाधान, कृषि क्षेत्र में रोजगार की समस्या दूर करने के उपाय खोजना, समावेशी कृषि, मूल्य श्रृंखलाएं और खाद्य प्रणालियां और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण। G20 में प्रधानमंत्री मोदी की व्यापक सोच का ही परिणाम है कि भारत की अध्यक्षता में महिलाओं के नेतृत्व में विकास, महिलाओं पर विमर्श के एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर एक नया कार्य समूह स्थापित किए जाने की घोषणा की। पहली बार W20 के मंच पर सभी बिंदुओं पर सभी देशों के बीच संपूर्ण सहमति बनी, जो भारत की अध्यक्षता की बड़ी उपलब्धि रही। प्रधानमंत्री की कार्रवाई उन्मुख विमर्श की सोच के चलते भारत की अध्यक्षता में कई अहम पहल सामने आईं, जिनमें डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता के लिए डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म टेक इक्विटी का शुभारंभ, महिलाओं को लेबर फोर्स से जोड़ने के लिए एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म का लॉन्च शामिल है। वही एक विश्व एक स्वास्थ्य की सोच के तहत भारत ने अपनी अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकताएं तय की थी, जिन पर सहमति भी मिली। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में आउटकम डॉक्यूमेंट में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और किफायती टीकों, चिकित्सा उपायों की समान पहुंच और भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान देने के लिए व्यवस्थित और अधिक लचीली, न्याय संगत, समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करने के लिए सर्वसम्मति जताई गई। सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए डिजिटल हेल्थ पर भी खास जोर था। सभी देशों ने भारत के डिजिटल हेल्थ में लीडरशिप को सराहा और WHO ग्लोबल डिजिटल हेल्थ स्ट्रैटेजी 2020 से 2023 के कार्यान्वयन को लेकर प्रतिबद्धता भी जताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारत मंडपम के प्रदर्शनी हॉल नंबर 3 में लगा है शिल्प बाजार। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये शिल्प बाजार आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भारत के अलग अलग हिस्सों के शिल्प कला को देखने का अवसर मिलेगा। शिल्प बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। भारत मंडपम परिसर में ये शिल्प बाजार है, क्राफ्ट बाजार है, जिसमें एग्जीबिशन कम सेल यानी कि प्रदर्शनी के अलावा आप यहाँ खरीदारी भी कर सकते हैं और जो डेलीगेट आएंगे दुनिया भर के वो इस शिल्प बाजार में आएंगे और ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर G20 के जो शिखर सम्मेलन हो रहा है और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि इसके अंदर क्या है। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत ये शिल्प बाजार है और इसमें भारत की जो शिल्प कला है वो आपको देखने को मिलेगी। दाहिने साइड में ये खादी का लगा हुआ है स्टॉल, ये देखिए, और इसमें खादी की जो बनी हुई चीज़ है वो बिक्री के लिए रखा गया है। जब डेलीगेट आएंगे तो देखेंगे। ये देखिए, बुल राइड, ये सिंबल है कर्नाटक की एक कला है 19वीं सेंचुरी की और ये कटहल के पेड़ से उसकी जो टहनी है उससे बनाया गया है। ये दुर्गा माता की तस्वीर है और महिषासुर मर्दनी के तौर पे इनको प्रदर्शित किया गया है और ये गेट के सामने ही फ्रंट पे बनाया गया है। और आप ये देखिए, ये देश भर के जितने भी शिल्पकार हैं उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है और ये है पेपर मैसी और ये बहुत ही ओल्डेस्ट क्राफ्ट है, कला है। करीब करीब 900 साल पुरानी ये कला है, कश्मीर की, श्रीनगर की, और इसको देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो जो भी डेलीगेट यहाँ पर आएंगे वो देखेंगे, खरीदारी भी करेंगे। और ये जो लाख की जो बैंगल होती है, लाख की जो चूड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर बनाएंगे कलाकार। ये श्री आवाज़ मोहम्मद साहब का स्टॉल है और ये कई पीढ़ियों से लाख की चूड़ियाँ बना रहे हैं, राजस्थान के हैं। उनकी यहाँ पर एक काउंटर बनाया गया है। उसके अलावा आप देखिए इधर हस्तकरघा का लगा हुआ हैंडलूम का, ये भी एक आर्टिस्ट है, उनका है, मैं नाम बताना चाहूँगा। ये नीलम कौशिक जी हैं जो सिल्क की काम यहाँ पर होगा और
उनको ये मंच मिला हुआ है ताकि जो दुनिया भर के डेलीगेट आएंगे वो देखेंगे, न केवल देखेंगे बल्कि खरीदारी भी करेंगे। और जो हमारा जो विरासत है, ये कला है, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी मिलेगा, दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार भी होगा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों का, कर्नाटक है, गुजरात है, गोवा है, तेलंगाना है, देश की जो सबसे खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ पर लगाया गया। तो बहुत ही आकर्षक ये आकर्षण का केंद्र है G20 के इस जो बैठक में, जो एग्जीबिशन हॉल 3 में ये लगा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट का स्टॉल है। और नॉर्थ ईस्ट की जो बेस्ट चीज़ है वो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट है देखने को मिलेगा। ये बांस से बनी हुई त्रिपुरा की बहुत सारी कलाकृति है, कुर्सी है बेंत के, वो यहाँ पर देखिए खरीदारी कर सकते हैं लोग। तो जब आप आएंगे यहाँ पर भारत मंडपम में, तो इन भारत की जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, खूबसूरती है, वो देखने को मिलेगी। ये उड़ीसा, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये उड़ीसा का स्टॉल है। और भगवान जगन्नाथ, ये संदीप हमें कैमरामैन दिखाएंगे, भगवान जगन्नाथ यहाँ विराजमान हैं, उनकी ये तस्वीर है। तो बहुत ही अच्छी एक सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है। भारत इसको शोकेस कर रहा है G20 के इस मंच पर। जब दुनिया भर के डेलीगेट आएंगे तो निश्चित तौर पे वो खरीदारी भी करेंगे। हो सकता है कि एक बाजार मिले, जो हमारे कलाकार हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको एक अवसर भी मिलेगा अपने प्रोडक्ट को बेचने का। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ नितिन सिंह, DD न्यूज़, प्रगति मैदान, भारत मंडपम। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मिलेट्स यानी श्रेयन से तैयार पोषक अनाजों के लजीज व्यंजन खाने के भी शौकीन हैं, तो चले आइए दिल्ली हाट। यहाँ आपके लिए केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर के विषय पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। श्री अन्न यानी मिलेट्स का एक्सपीरियंस अगर लेना है तो आप चले आइए दिल्ली हाट। यहाँ पर नेफेड द्वारा श्री अन्न एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आइए किस तरह पोषक अनाजों का स्वाद लेकर हम स्वस्थ और सेहतमंद बने, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मंत्री मौजूद है। नई शुरुआत हुई है दिल्ली हाट में, इसके भविष्य के परिणाम अगर देखें स्वस्थ और सेहतमंद इंडिया के संदर्भ में तो कैसे रहेंगे? भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यह कोशिश है कि मिलेट्स का उपयोग बढ़े और मनुष्य के खान पान में पोषण आहार की जो अभाव है वो पूर्त हो सके। इस दृष्टि से अनेक कार्यक्रम देश भर में किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय और नेफेड ने दिल्ली हाट से मिलकर दिल्ली हाट में यह अनुभव केंद्र प्रारंभ किया है। इस केंद्र में पूरे वर्ष भर का कैलेंडर बनाया गया है और इस केंद्र में हर 15 दिन के लिए एक राज्य के लोग आएंगे जिनके साथ MOU किया गया है। वो राज्य के सेफ आकर यहाँ अपना खान पान का जो उत्पाद है उसको लोगों को उपलब्ध कराएंगे। स्वाभाविक रूप से जो अनुभव उनको खान पान में मिलेगा तो व्यक्तिगत रूप से भी परिवारों में यह मिलेट्स का आहार जाएगा, जिससे कि निश्चित रूप से पोषकता की भी पूर्ति होगी और मिलेट्स की मांग में भी वृद्धि होगी और मिलेट्स जो है उसका उपयोग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका सीधा फ़ायदा छोटे किसानों को मिलेगा। दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पूरे देश के लोग रहते हैं। तमाम राज्य हैं उनमें जो मिलेट्स का उत्पादन होता है उससे यहाँ की जनता रूबरू होगी, देश और दुनिया तक ये स्वाद पहुँचेगा। तो भविष्य में अगर संभावना देखें इसके निर्यात की और प्रोत्साहन की तो कितना फ़ायदा होगा? स्वाभाविक रूप से आज सामान्य तौर पर मिलेट्स यानी श्रेयन, उसके बारे में यह माना जाता है कि उसकी रोटी बनाई जा सकती है, उसके थोड़े बहुत खीर इत्यादि इस प्रकार के ही उत्पाद बनाए जा सकते हैं, ऐसी धारणा है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के एग्री स्टार्टअप्स ने 200 से अधिक उत्पाद मिलेट्स के द्वारा उत्पादित किए हैं। यहाँ तक कि मिलेट्स
मिल्क भी बनाया जा रहा है, मिलेट्स की आइसक्रीम भी बनाई जा रही है, मिलेट्स का डोसा भी बनाया जा रहा है, मिलेट्स की इडली भी बनाई जा रही है, मिलेट्स का पिज़्ज़ा भी बनाया जा रहा है, मिलेट्स के दही बड़े भी बनाए जा रहे हैं। ये सारे उत्पाद जो हैं ये निश्चित रूप से लोग उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन जब मिलेट्स के बारे में उन्हें मालूम पड़ेगा और उन्हें लगेगा कि मिलेट्स का ये भी उत्पाद बन सकता है, तो निश्चित रूप से लोग घर में बनाने में भी प्रवृत्त होंगे और बाज़ार में जाएंगे तो वो कोशिश करेंगे कि घर में तो हम अन्न खाते ही हैं, लेकिन अगर बाज़ार में हम जा रहे हैं तो श्री अन्न क्यों ना खाएं। और इससे निश्चित रूप से मिलेट्स ईयर का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति की दिशा में एक बड़ा सहायता मिलेगी। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका मानना है कि दिल्ली हाट में लगाए गए श्री अन्न एक्सपीरियंस सेंटर के जरिए एक और जहां राजधानी वासियों को पोषक अनाजों से संबंधित तमाम तरह के खाद्य और उत्पादों की जानकारी मिलेगी, वहीं दूसरी ओर इससे रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने से अन्नदाता की आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन आनंद के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आइए बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान देश के उत्तरी, प्रायद्वीपीय, मध्य और आसपास के इलाकों में सक्रिय मानसून जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, धुले, जलगांव और नासिक जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अब बात मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो खानपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि काला पीपल, जलगांव और कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 6 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,890 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4,890 रुपए पर बना रहा। इस तरह महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 सितंबर को सोयाबीन 4,900 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की खानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,701 रुपए। 7 सितंबर को इसके सौदे 304 रुपए उछलकर 5,005 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही कोटा मंडी में 6 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,800 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव बिना किसी फेरबदल के 4,800 रुपए पर हुए। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129,87,000 टन थी। वहीं बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125,13,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 123,91,000 हेक्टेयर में हुई थी। और अब कुछ और खबरें देखते हैं खास खबर में। लद्दाख में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्देश के बाद निर्वाचन विभाग ने 5वीं लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद LAHDC के आम चुनाव की अधिसूचना फिर से जारी की है। भाजपा ने एक बार फिर से जनता का विश्वास जीते हुए त्रिपुरा उपचुनाव परिणाम में बक्सा नगर विधानसभा सीट पर कब्जा किया है।
भारत और नेपाल के बीच डिजिटल पेमेंट सर्विस की शुरुआत हो गई है। नेपाल के नागरिक अब भारत में यूपीआई के माध्यम से सभी ई वॉलेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह भारत के नागरिक नेपाल में यूपीआई, भीम, फोन पे, गूगल पे सहित सभी प्रकार के ई वॉलेट से लेन देन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिन प्रतिदिन डेंगू का प्रकोप अपने पैर पसारता जा रहा है। गुरुवार रात्रि को आई जांच रिपोर्ट में 9 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई। अब जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 115 हो गई है। नए मरीजों में 3 साल का मासूम भी शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस राजमार्ग इस साल के अंत या जनवरी 2024 तक शुरू हो जाएगा और ये दोनों महानगरों के बीच यात्रा समय को घटाकर सिर्फ 2 घंटे करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी प्रकार के माल ढुलाई वाहन, वाणिज्यिक के वाहन, अंतर्राज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसों पर गुरुवार मध्यरात्रि से 10 सितंबर तक प्रतिबंध है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के जवान नाव पर गश्त कर रहे हैं। राजधानी में हर जगह सुरक्षा एवं व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पीआईबी ने रॉयटर्स में प्रकाशित एक लेख का फैक्ट चेक किया जिसमें दावा किया गया है कि 9 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रमुख बिजनेस लीडर्स को विशेष रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया है। फैक्ट चेक में पीआईबी ने इस खबर को भ्रामक बताते हुए दावे को खारिज किया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।